नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। जयपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। पिंक सिटी में मासूम के साथ दरिंदगी, 9 साल की एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोट खावदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है आरोपी को। लेकिन पिंक सिटी में दुष्कर्म की वारदात सामने आई है जिसने फिर से पिंक सिटी में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है। 9 साल की यह मासूम बच्ची जिसके साथ रेप किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, कोटखावदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है? सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल अभिषेक जी, क्या जानकारी है सौरभ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कल का मामला है जब 9 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है। पिता के जो परिजन हैं उन्होंने कोट खावदा थाना पुलिस में ये मामला पूरा दर्ज किया और उसके बाद अब से कुछ देर पहले राजधानी के जयपुरी अस्पताल में बच्ची का मेडिकल जो है वो कराया गया है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि पुलिस ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया है और आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। तो ये बड़ा मामला जो है वो चाकसू के पास कोट खावदा क्षेत्र में सामने आया है। जी, लेकिन सौरभ, इस घटना के बाद फिर बेटियों की सुरक्षा पर तो सवाल फिर उठ गए। जी बिल्कुल, देखिए, ये इस प्रकार के वाक्य जो है वो लगातार सामने आए हैं और राजधानी के एक और इलाके में भी 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया है। उस मामले में पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस मामले में तुरंत जो है वो पुलिस ने एक्शन लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं अलवर की, जहां पर राजगढ़ में एटीएम उखाड़कर ले जाने का एक मामला सामने आया। बदमाश मुख्य डाकघर परिसर में लगे डाक विभाग के एटीएम को ही उखाड़ ले गए, जिसमें 2,69,500 रुपए होने की बात कही जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अलवर जिले में इस साल एटीएम उखाड़ ले जाने की ये 8वीं घटना है। एटीएम को रात भर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा उखाड़ लिया गया और ले गए, जिसकी सूचना मुझे 6:30 बजे के करीब चौकीदार द्वारा दी गई। इसकी सूचना पुलिस को तुरंत स्टाफ द्वारा दे दी गई। अजमेर नगर निगम की टीम ने आज गंज थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। निगम की टीम ने 3 गोदामों में दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई की और भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया है। यह कार्रवाई निगम की स्वास्थ्य अधिकारी रूपाराम की अगुवाई में चटाई मोहल्ले में अंजाम दिया गया। यहां 3 गोदामों से 10 क्विंटल से ज्यादा प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। निगम ने प्लास्टिक जब्त करने के साथ साथ गोदाम मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की है। कसाई मोहल्ले के अंदर प्लास्टिक की थैलियां जब्त करने की कार्रवाई की गई। यहाँ 3 गोदामों के ताले खुलवा के कम से कम 10 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया गया है और एक गोदाम खुला के और कार्रवाई की जा रही है। और यह राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली है, उसी को जब्त किया है। एक ही रात में अलवर के 12 भडकोल और छिलोड़ी गांव में 2 लोगों की हत्या ने जिले वासियों को सन्न कर दिया। दरअसल राजगढ़ पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है।
एक रात में 2 लोगों के मर्डर के बाद आक्रोशित लोगों ने राजगढ़ अलवर लक्ष्मणगढ़ मार्ग को जाम कर दिया। सूचना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंची और गांव वालों को जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। तो साहब शाहरुख खान घर से ले गए, संपत से बोला कि प्याज देखने के लिए चलें, तो वो खेत पर ले जाकर उसका डेड बॉडी कर दिया। उसका गला वड़ा घोटा है और खाली घूमने के लिए छोरेट गए थे। उन्होंने कॉल किया था, मैं भी उस मौके पर पहुंचा था। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में रास्ते को लेकर हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपसी झगड़े में हुई इस हत्या के बाद मृतक के बेटे ने थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हिमल्या वाला गांव में रास्ते को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद था। विवादित रास्ते पर एक पक्ष ग्राम पंचायत से मिलकर सड़क बनवाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था और दोनों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 65 वर्षीय लालू राम मीणा घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रास्ते पर हुआ था तो उनकी लुगाई ने पहले वार कर दिया हमारी भाभी पर, और फिर उसने रामतार मीणा ने मेरे पापा पर वार कर दिया और ईंट की देके सिर पे लग गई, उससे मौत हो गई वहीं मौके पर। को शाम रात को करीब 10 बजे हमें सूचना मिली थी कि वहाँ झगड़ा हो गया है और एक आदमी की मृत्यु हो गई। जिस पर मैं मौके पर पहुंचा था। मौके पर लालू राम नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो रखी थी। उसकी लाश को हमने पोस्टमार्टम के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रखवा दिया है। लालू राम के पुत्र सीताराम ने इस संबंध में एक रिपोर्ट दी है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। खबर करौली से है, जहां जिला कारागृह में रविवार को हुई कैदी की संदिग्ध मौत के मामले में मृतक के परिजन कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया। परिजन पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते रहे, साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की कोशिश की। इसके बाद मृतक के परिजन आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हुए और अपना धरना खत्म किया। उधर श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र में देर रात 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया। करीब 20 से ज्यादा की संख्या में युवकों ने एक घर पर लाठी, डंडा और पत्थरों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने फायरिंग भी की। आरोपियों ने घर को तहस नहस कर दिया। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके में हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बात सिरोही की करते हैं, जहां पर शांति नगर में रहने वाले व्यापारी महेश कुमार टांक के घर में 2 बदमाश रिवॉल्वर के साथ घुस गए। इस दौरान दंपत्ति के चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। ऐसे में घबराकर दोनों नकाबपोश पिछले दरवाजे से निकल भागे, जिसके बाद महेश कुमार ने कोतवाली थाने को इत्तला दी। डीएसपी मदन सिंह और कोतवाल राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पीड़ित की लिखित रिपोर्ट के बाद अब अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। दो अज्ञात व्यक्ति दरवाजा बंद किया हुआ था, अंदर से लॉक नहीं था, तो खोल के एकदम 2 अज्ञात आदमी नकाब को अंदर प्रवेश कर गए और उनके पीछे हाथ थे दोनों के। उन्होंने रिवॉल्वर थी उनके हाथ में। उन्होंने एकदम मेरी पत्नी लक्ष्मी जी को बोला कि मोबाइल दे दो।
अजमेर जिले के भिनाई थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में महिलाओं ने एक शराबी युवक की जमकर धुनाई कर दी। शराबी बाइक चलाते हुए दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे महिलाओं ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर युवक ने महिलाओं पर ही बाइक चढ़ाने का प्रयास किया। इस पर महिलाओं ने शराबी युवक को काबू में कर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को पकड़कर थाने ले गई। उधर कोटपुतली के बस्सी उपखंड में महिला की लाश मिलने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बांसखोह कस्बे की सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। धरना प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। माउंट आबू में पिछले कई वर्षों से सीवरेज का काम चल रहा है, जिससे यहां सड़कें कई जगहों पर खुदी हुई हैं। रविवार को माउंट आबू यात्री कर नाके के पास सड़क पर सीवरेज का काम चल रहा था, तभी मुख्य सड़क भरभरा कर गिर गई, जिससे लोग खौफ में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अभिषेक सुराणा माउंट आबू थानाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टूटी हुई सड़क से लोगों को दूर कर मौके पर बैरिकेडिंग करवाई और अब सड़क को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फाइनल जो रूडिप का हमारे यहाँ पिछले 15 साल से काम चल रहा था, उसका एक ये लास्ट में कुछ काम बचा था, जिसके लिए यहाँ पे गड्ढा किया गया था, जिसके 10 मीटर नीचे सड़क पे एक टनल करी जा रही थी। उस टनल को करते टाइम ये पता चला कि यहाँ पे पूर्व में कोई एक नाला हुआ करता था, जिससे बारिश का पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हुआ करता था। उस स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को पूर्व में भर दिया गया था। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर से है और जयपुर वासियों के लिए ही ये खबर भी है। आज से पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। अमानी शाह पंप हाउस अगले 30 घंटों के लिए यहां शटडाउन रहेगा, जिसकी वजह से आपको बता दें पानी सप्लाई बाधित रहेगी और 10 बजे से यह शटडाउन शुरू हो चुका है। कल शाम 4 बजे तक ये शटडाउन रहेगा। मेंटेनेंस का काम होगा, जिसकी वजह से मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, विश्वकर्मा, शास्त्री नगर, नारी का नाका, इन इलाकों में पेयजल सप्लाई बंद रहेगा। बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गए वॉलंटियर्स के सामने एक अजीब वाकया सामने आया। यहां गांव के एक नौजवान ने वैक्सीन लगवाने के लिए मेडिकल टीम के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे यह सबूत दिया जाए कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, इसके बाद ही वो और उसके साथी टीका लगवाने के लिए राजी होंगे। हालांकि आखिरकार जीत वॉलंटियर्स की हुई और युवक और उसके साथियों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में वैक्सीनेशन के लिए गई टीम को उस वक्त एक अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ा, जब वैक्सीनेशन के लिए गई टीम के सामने गांव के एक युवक ने अपने और अपने कुछ दोस्तों के टीकाकरण के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी। दरअसल युवक इस बात पर अड़ गया कि पहले उसे ये सबूत दिया जाए कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाई है, तभी वो वैक्सीन लगाएगा। लेकिन वॉलंटियर्स की टीम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। टीम ने युवक की शर्त मान ली और युवक को सीएम के वैक्सीनेशन से जुड़े सबूत दिखा दिए, जिसके बाद आखिरकार युवक अपने दोस्तों के साथ टीकाकरण के लिए राजी हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भी वैक्सीन लगाई है और अब आपको भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि शर्त उसकी यही थी कि मुख्यमंत्री जी ने यदि वैक्सीन लगा ली है तो वह भी लगाएगा।
हैरत की बात ये थी कि उस युवक की वजह से गांव के करीब 10 लोगों ने और वैक्सीन नहीं लगाई थी। तो वो लोग भी, उसने हम लोगों से फिर प्रॉमिस किया कि आज वो अपने 10 साथियों के साथ वैक्सीन लगाएगा। मेडिकल टीम ने युवक को तो समझा दिया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्या आम है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब भी ऐसे हजारों लोग हैं जो वैक्सीनेशन से बचने के लिए बहानेबाजी कर रहे हैं। हालांकि वॉलंटियर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कई लोग कई तरीके के बहाने बना रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। कोई कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, कोई राशन कार्ड का बहाना दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और कई लोग ऐसे हैं जो कोई वजह नहीं होते हुए भी कह रहे हैं कि हमको वैक्सीन नहीं लगानी है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम सबको जागरूक करें और वैक्सीन लगाने के लिए। आपको बता दें, बैतूल के कलेक्टर ने जिले में टीकाकरण को गति देने के लिए कुछ समाज सेवी संगठनों से मदद ली है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की काउंसलिंग कर रही है। उम्मीद है ये कोशिश रंग लाएगी और बैतूल जिला कोरोना के खिलाफ जंग में टीके की सुरक्षा कवच से लैस रहेगा। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज दोपहर 1:56 पर देखिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ। पहली बार सहकारिता की कमान दी गई थी, तो विभाग के जरिए क्या किए जाने की सोच उस वक्त रही थी? किसानों के उत्थान के लिए हमें काम करना है और सहकारिता को एक पायदान और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अन्य राज्यों से सहकारिता थोड़ा पिछड़ा हुआ है राजस्थान सहकारिता में। विपक्ष के आरोप हैं कि जो ऋण माफी का जो वायदा था वो पूरा नहीं हुआ है। तो जो बैंक हमारे अधीन है उन्हीं की तो हम माफ़ करेंगे, हम भारत सरकार के बैंकों की हम कैसे ऋण माफ़ कर सकते हैं? किसानों को लोन मिलना आसान हो सहकारी समितियां उनसे, उसके लिए आपके विभाग की क्या कार्य योजना है? जो आपने मुद्दा उठाया वो सही था, पर लोन के लिए भटकना पड़ता था, लेकिन आज की तारीख में ऋण के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता कराया जाता है, जिससे वो लेवल 1 3rd ग्रेड के लेवल 1 के शिक्षक के लिए एग्जाम दे सकते हैं, जो कि कल ही जो एग्जाम हुआ था रीट का, उस आगे के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि कुल 2597 जो हमारे परीक्षा केंद्र थे, और उसके अंदर लगभग हमारे जो है 85-90% के करीब हमारी जो अटेंडेंस रही, और उसकी मदद से जो सबसे पहला एग्ज़ाम जो कि बड़े एग्ज़ामों के अंदर देखा जाए जो कि वो हुआ, वो सबसे पहला DLED हुआ, उसके बाद PTET हुआ था, और अब जो है ये रीट का एग्ज़ाम जो कि कल हुआ है। ये सारे एग्ज़ाम काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी ज़रूरी थे, और मैं सभी का जो भी शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं, माननीय मंत्री जी का एवं सभी का मैं बहुत बहुत सम्मान, और उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से इस परीक्षा को संपन्न कराया गया। और क्योंकि पिछले 2 साल से यह जिम्मेदारी जो है पंजीयक को दी गई है, पिछले 2 साल से ही पंजीयक ने इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य कराया है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, एवं राजस्व के मामले के अंदर भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कि अर्न किया गया है वो कि पिछले 2 सालों में अर्न किया गया है। तो इस सब के लिए मैं पंजीयक जो हमारे रजिस्ट्रार हैं पालाराम जी, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निदेशक महोदय। सचमुच पालाराम मेहता साहब का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा को संभाला और पूरे राजस्थान भर को कोऑर्डिनेट करके इस परीक्षा को सफल संचालन करके और एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। परिणाम की घोषणा माननीय मंत्री महोदय करते हैं, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अपनी फुलवारी की सीमा पार करने के लिए लोग हैं बेताब खुशबू से बिखरने के लिए, कि जो हुआ निर्भय भला, अब डर उसे किस बात का, वरना साया ही बहुत होता है डरने के लिए। तो माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के लिए काम किए हैं, उनके कर कमलों से इस रिजल्ट का लोकार्पण किया जा रहा है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर विश्व पर्यटन दिवस के कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। Giving you an updated and latest key statistical data in the tourism sector.
we sincerely believe and hope that it is going to be useful to all the tourism stakeholders and researchers and also the policymakers. Engineering 2.0 with the takeoff remote. देश हमारा जहां हम दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। मैं जहां से आता हूं, राजस्थान से, पधारो हमारा देश, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। और राजस्थान जो पूरे विश्व के अंदर हेरिटेज टूरिज्म के रूप में डेवलप हुआ है, राजस्थान के अंदर आज भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। वहां की समृद्ध और गौरवशाली विरासत, प्राचीन किले, हवेलियां, वहां की प्राकृतिक सुंदरता, वन्यजीव, वहां के रेगिस्तान, आज भी दुनिया के पर्यटक यहां देखने आते हैं। और इसीलिए हमको अलग अलग सेक्टरों को, अलग अलग क्षेत्रों को टूरिस्ट के हिसाब से वापस डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। और विश्व में कई देश तो ऐसे हैं जहां की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर टिकी हुई है। मैं विश्व के कई देशों में देखता हूं और वहां के जब आर्थिक आकलन करता हूं तो पता चलता है कि वहां इकोनॉमी जो टिकी हुई है उसमें 50 से 60% हिस्सा टूरिज्म का है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए दुनिया में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में है। और इसलिए हमें इस दिशा की ओर कारगर कदम उठानी चाहिए। पर्यटन से हमारे कई सेक्टर जुड़े हैं, विशेष रूप से परिवहन, आईटी, होटल इंडस्ट्रीज, लेकिन ये तो सीधे जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो सारा कारोबार और सारा इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर, हस्तकला सेक्टर, तमाम सेक्टर पर्यटन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 5% हिस्सा आज भी पर्यटन का है। और रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो आज भारत में सबसे रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो पर्यटन क्षेत्र है, जहां पर 13% हिस्सा रोजगार का पर्यटन से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमने निश्चित रूप से विश्व पर्यटन इंडेक्स में पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई टूरिज्म स्थान डेवलप किए, नए पर्यटन के क्षेत्र बनाए, जिसके कारण जो हमारा इंडेक्स 65वें स्थान पर था, आज हमारा इंडेक्स 34वें स्थान पर आ चुका है। क्योंकि एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कई क्षेत्रों को पर्यटन दृष्टि से डेवलप करने का काम किया। आज जब मैं देख रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति जो केवड़िया गुजरात में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जहां पर हमें समृद्ध भारत का इतिहास भी पता चलता है, जहां पर हमारी नदी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है। और विशेष रूप से वहां मैंने देखा कि किस तरीके से उस आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी नौजवान और युवतियां
किलोमीटर दूर से आकर उस पर्यटन क्षेत्र में काम करती है। तो एक क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किए हैं। हमने कई योजनाएं शुरू की है। स्वदेश दर्शन, हमारे आध्यात्मिक रूप से भारत आज भी हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक रूप पूरी दुनिया के अंदर लोग शांति के लिए आते हैं। प्रसाद, अतुल्य भारत अभियान जैसी योजनाएं और समय समय पर भारत पर, पर्यटन पर ऐसी कई सारी योजनाएं और आयोजन हम करते रहते हैं। विशेष रूप से हमने जो प्रयास किया कि विदेशी पर्यटक यहां आए, उसके लिए हमने वीजा की सुगमता की ऑनलाइन वीजा प्रणाली हमने कई देशों के साथ एग्रीमेंट करके किया है। उसके कारण विदेशी पर्यटकों को भी आने में सुविधा हुई है। इस दिशा में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर आगे बहुत विकास की संभावना है। हमें नए क्षेत्र ढूंढने चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से भारत सबसे अच्छा देश हो सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा और विशेष रूप से जब मैं देखता हूं आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भाव हो सकता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर भारत के चिकित्सक हैं और इसीलिए भारत में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अगर कहीं दुनिया के अंदर है तो भारत के अंदर है और हम इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो मेरी आशा है कि मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना है और उस संभावना का लाभ भारत को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ये नई शिक्षा नीति हमारी विश्व स्तरीय भी है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम कई देशों के विद्यार्थियों को एक अध्ययन अध्यापन का केंद्र भारत को बना सकते हैं। इसलिए एजुकेशन डेस्टिनेशन के लिए भी हमें पर्याप्त अवसर आज यहां पर है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैश्विक स्तर पर भारत को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकें और इसके लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आईटी के क्षेत्र का बहुत उपयोग की आवश्यकता है। हमें हमारे जितने भी टूरिज्म पहले से स्थान हैं उनको हम किस तरीके से आईटी के द्वारा दुनिया को दिखा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का जब टूरिस्ट आता है या स्वदेश का टूरिस्ट भी आता है, लोकल टूरिस्ट भी आजकल ऑनलाइन देखता है कि किस किस टूरिस्ट स्थान का, पर्यटक स्थल की क्या क्या आवागमन के साधन है, क्या क्या वहां विशेष स्थान है। इसलिए भारत ने हाईवे के अंदर हो, रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर हो, एयर कनेक्टिविटी के अंदर हो, सारे टूरिस्ट स्थलों को इनसे जोड़ने की व्यापक कार्य योजना बनाई है। और मुझे आशा है कि अगले 5 साल के अंदर भारत के जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं उन टूरिस्ट स्थलों को हम बेहतर कनेक्टिविटी कर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लाने में यहां पर सफल होंगे। आज मैं इस डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आईटी के सेक्टर के अंदर निधि 2 डेटाबेस रिलीज किया है। ये डेटाबेस निश्चित रूप से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए तो उपयोगी होगा सही, लेकिन साथ के साथ देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये निधि 2 उपयोगी होगा और उनकी जानकारी के लिए उपयुक्त होगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने भी टूरिस्ट मैप डेस्टिनेशन है
उनको हम अलग अलग सेक्टरों के मैप पर ला सकें। मैं देखता हूं कि आज भी हमारे कई टूरिस्ट स्थल ऐसे हैं जो टूरिस्ट मैप पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं रहती हैं, अलग अलग लोगों की देखने का अलग अलग नजरिया होता है। इसलिए भारत के अंदर भौगोलिक विविधता और संपूर्ण हमारी विविधताओं को हम हर दृष्टिकोण से देशी विदेशी पर्यटकों के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे आशा है हर तरीके का टूरिस्ट यहां पर आएगा और एक नया कल्चर भारत में डेवलप होने लगा। मैं कुछ दिन पहले मालदीव गया था। मालदीव मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा देश, जहां से केवल समुद्र के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट वहां आते हैं, 5 लाख कुल आबादी है, इससे बेटर स्थान अपने भारत के अंदर है। मैंने उस समय टूरिज्म मिनिस्टर साहब से भी चर्चा की थी और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन सब स्थानों को डेवलप करना चाहिए और विशेष रूप से एक नई कल्चर पूरे विश्व के टूरिस्ट में पनपी है। वो कल्चर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म। ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा करने के लिए हमें एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे कई जगह मैंने देखा कि 1-2 महीने आकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग रुकते हैं। इसलिए ग्रामीण टूरिज्म के सेक्टर के अंदर अगर हम डेवलप करेंगे तो इसके साथ साथ हम वहां की विशिष्ट कला, हमारी शिल्प कला, हमारी हस्तशिल्प कला, उसके उत्पादकों को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने में कामयाब होंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।